आज पत्रकारों ने राय जानने का प्रयास किया है। आज इस देश में एक ज्वलंत मुद्दा है, एक मुद्दा उभर कर आया है। पूरे देश में जनता के बीच एक कौतूहल मचा हुआ है कि आने वाला जो 2024 है, ये 2024 में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, आगे भविष्य में चुनाव होगा कि नहीं होगा, या भारत का जो डेमोक्रेसी है इसे रहने दिया जाएगा कि नहीं रहने दिया जाएगा, भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आज एक बड़ा सवाल देश के लोगों के बीच है। हम आज जो पत्रकार भी आए हैं, आज उसी में के पत्रकार हैं। ये जूता दिखाने वाले पत्रकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री का मफलर दिखाने वाले पत्रकार नहीं है। ये जो पत्रकार हैं जो देश के समस्या दिखाने वाले हैं, ये देश में इलाज से जूझ रहे लोगों को बताने वाले पत्रकार हैं। ये आज जो शिक्षा की हालात है, जो लोगों को लग रहा है कि शिक्षा बच गया है, लेकिन मैं आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं सारे जाति और मजहब के लोगों, ये बड़ी एक साजिश है इस देश में कि आपको पुनः, जब इस देश में मनुवादी व्यवस्था था तो उस समय डायरेक्ट अधिकार था कि दलित पिछड़ा का बेटा गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा। और आज भी चाहे झा हो, पंडित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति को हो, आज शिक्षा में इतना पैसा कर दिया गया, इतना फी बढ़ा कर रख दिया गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि अब आप बिल्कुल आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं करा सकते। एमबीबीएस का फी जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो सरकार है, सरकार भारत के लोकतंत्र की आत्मा है, आज उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आज भारत के संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों में जो पढ़ने का अधिकार हमें मिला है, हमें काम करने का अधिकार मिला है, हमें वोट देने का अधिकार मिला है, हमें सरकार बनाने का जो अधिकार मिला है, हमें जो लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, उसे खत्म करने का प्रयास हो रहा है। तो आज उस पर आज एक गर्मागर्म बहस होगा। ये सारे हम तो सीखने आए हैं, हम सीखने आए हैं। आदरणीय गुप्ता जी जैसे लोगों से सीखने आए हैं, जिनकी इतने बहुत बड़े लंबा इनका अनुभव रहा है, सूझबूझ रहा है। आज हम लोग को बताएंगे ताकि इस नई पीढ़ी के लोग जो इस खासकर जो मुहिम है इस देश में संविधान बचाने का, देश बचाने का, समाज अस्मिता को बचाने का, भारत का, आज हम जहां खड़े हैं, आज इस देश को, भारत को, कल तक हम बड़े गर्व से नाम लेते थे तो नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय कहते थे। राजा की बात आती थी तो सम्राट अशोक को हम कहा करते थे। आज बुद्ध भारत के एक ऐसे दर्शन थे। आप समझिए, प्रधानमंत्री जी भी जब गए, भारत से बाहर गए, तो कभी नहीं कहे कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूँ। हर बार प्रधानमंत्री जी की धरती से आया हूँ, हम सावित्रीबाई की धरती से आए हैं, हम ज्योतिबा सत्यशोधक समाज बनाने वाले की धरती से आए हैं। लेकिन आज हम एक ही विषय पर बात करना चाहते हैं। आज कोई ऐसी बात नहीं है, न पिछड़ा खतरे में है, न दलित खतरे में है। हम कहते हैं आज भारत 140 करोड़ लोग खतरे में है। ईवीएम की पवित्रता पर संदेह उठ चुके हैं और लगातार उठ रहे हैं। एक बात यह भी है कि जब जो पार्टी विपक्ष में होती है तो वो ईवीएम के खिलाफ बोलती है, और जब जो सत्ता में होती है तो वो ईवीएम को जायज ठहराती है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने ईवीएम के खिलाफ, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो अरुण शौरी हो, या दूसरे उनके नेता हो सुब्रमण्यम स्वामी, वो लगातार ईवीएम पर संदेह जताते रहे, सवाल खड़े करते रहे हैं, और उन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लिख दी हैं। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, ऐसे में लगातार लोग ईवीएम पर संदेह जता रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये ईवीएम का विरोध आज देशव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। आज इसी संबंध में हम लोग यहाँ बैठे हैं और अपनी बातें यहाँ रखेंगे। सबसे पहले मैं, हमारे बीच नरेश गुप्ता जी हैं जो पीपुल्स फ्रंट दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि गुप्ता जी बताइए, ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम में कितनी गड़बड़ी संभव है? वैसे तो ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई भी प्रोग्रामिंग संभव है। यह बात तो बड़े बड़े देश के जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग बता चुके हैं, जता चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं इस मामले में, और मांग कर चुके हैं कि ईवीएम को हटाया जाए और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और एक तथ्य यह भी है कि जिन देशों ने ईवीएम को इजाद किया, जर्मनी जैसे देशों ने, उन देशों ने इस पर संदेह जताते हुए ईवीएम मशीन को धत्ता बता दी
उसको दरकिनार करा दिया और वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। यानी जिन देशों ने ईवीएम को बनाया, निर्मित किया या जो इसकी चिप बनाते हैं, वो देश अपने यहां बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी ईवीएम से ही चुनाव होते हैं और ईवीएम की निष्पक्षता संदेह के दायरे में है। और लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। मैं गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, गुप्ता जी बताइए कि इस ईवीएम में कितनी गड़बड़ संभव है? क्या ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होना संभव है? हम अगर ईवीएम को लोकतंत्र का स्तंभ मानते हैं या बैलेट पेपर को लोकतंत्र का स्तंभ मानते हैं, तो सबसे पहली तो गलती हमारी यही है कि हम चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भी बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा और ईवीएम से चुनाव कराएं तो लोकतंत्र का हरण हो जाएगा। एक तो ये धारणा ही पूरी तरह से गलत है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे यहाँ पहले देश में पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी और बैलेट पेपर क्या पूरा बैलेट बॉक्स ही ले जाते थे, उठा के ले जाते थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा जो कैप्चरिंग है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम टेक्निकल बात ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये तो जानते ही हैं कि हमारा देश जो है 100 करोड़ लोग, हमारे देश के अंदर 140 में से 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी की हालत में रहते हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं, शिक्षा में भी और जेल से भी, हर तरह से पिछड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि आप अपने इर्द गिर्द जब भी इलेक्शन होते हैं तो लोग जो हैं, आप किसी पूर्वा बस्ती में जाइए, किसी गांव में जाइए, शराब को लेकर के पैसा, नगद पैसा लेकर के वोट डालने का चलन बहुत जबरदस्त बन चुका है। उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो कैप्चरिंग नहीं है? आपके वोट की कैप्चरिंग नहीं है? जब आपकी सारे वोट की कैप्चरिंग पैसे से, शराब से हो रही है तो उसमें क्या करेगी ईवीएम, क्या करेगा बैलेट बॉक्स? सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, आपका माइंड ही कैप्चर कर लिया है। यानी आपकी जो आपकी जो कॉन्सेप्ट है, यानी आपका विचार नहीं है, चेतना है, जो आपकी जो चेतना ही कैप्चर कर ली गई है। तो क्या करेगा ईवीएम? यानी पहली हैकिंग यही है। पहले हैकिंग तो सबसे बड़ी यही है, यानी आपके दिमाग को हैक कर लिया गया है। आपके दिमाग को हैक कर लिया है। तो आप क्या करेंगे ईवीएम का? क्या करेंगे? यानी शराब और पैसे से सबसे पहली हैकिंग यही है कि शराब और पैसे के बल पर जिसके पास पैसा है। ये एक बात है, ईवीएम तो सब टेक्निकल बात है। ठीक। दूसरी बात ये है, हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हमारे अभी राजेंद्र यादव जी ने बहुत ही विस्तार से बहुत बातें रखी हैं, मैं बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें। आप ये बताइए कि संविधान के रहते रहते इस देश में तानाशाही आ गई, संविधान के रहते रहते इस देश में एमरजेंसी लग जाती है। हम किसे बचा रहे हैं? ना संविधान हमें बचा रहा है, ना लोकतंत्र हमें बचा रहा है। इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, जो ज़्यादा गरीब है, उनको ना इस देश का संविधान बचा पा रहा है, ना लोकतंत्र बचा पा रहा है, ना चुनाव बचा पा रहा है। तो ईवीएम क्या बचाएगी? सवाल तो दूसरा है, जो सबसे प्रमुख सवाल है कि देश को चला कौन रहा है? जब हम ये बताइए, अभी हमारे पड़ोस के अंदर बांग्लादेश में चुनाव गया, 40% वोट पड़ा और 40% वोट के अंदर ही वो सरकार बन गई। तो क्या करेगा आपका बैलेट बॉक्स? आप बताइए, आपके पास जवाब क्या है? हमारे देश के अंदर जो है, लोकसभा के अंदर 68%, 67% मुश्किल से, कई बार तो 60-62% वोट पड़ता है। यानी कि 40% वोट तो पड़ता ही नहीं है। 40% का तो कोई है ही नहीं। उसके अंदर बहुमत का शासन पद्धति है, जो वेस्टमिनिस्टर पद्धति बोलते हैं, जो हमने संसदीय व्यवस्था जो ली है, इंग्लैंड से जो ली है, इंग्लैंड का हमारे देश में शासन था, ब्रिटिश का। तो उस वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में यानी जिसको बहुमत मिल जाए, चाहे कैसे भी मिल जाए, तो पहले तो उसने चेतना हड़प। उसके बाद मान लीजिए कि 100 वोट पड़े और 100 वोट के अंदर से जो है 8 पार्टी खड़ी है। एक पार्टी को मिल गया 16 वोट और बाकी सबको मिला 16 से नीचे वोट। तो बाकी का क्या होया? 84 वोट का क्या होया? तो 84 वोट तो गिरा हो गए। तो ये तो पहला आपका सिस्टम आप देखिए ना,
आपके 84 लोगों का तो इसमें बहुमत ही नहीं है कहीं, वो तो अपोजिशन में है। वो तो अपोजिशन में खड़ा है, तो 16 लोग जो है बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर जो ये ईवीएम का सवाल है, ये टेक्निकल सवाल तो बिल्कुल है, मैं इसको मानता हूँ कि जो लोग वोट देना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरी वोट कहाँ गई। तो आज जो सबसे बड़ा शक किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि मैंने वोट डाला है बड़ा पार्टी को या जिसको मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरा वोट चला गया है ट्रांसफर होकर दूसरी जगह। तो ये जो पैट सिस्टम एक बनाया था, जो वीवी पैट बनाया था, एक बना था सिस्टम, वो भी काफी ठीक था। वो लोगों के हाथ में पर्ची उसकी आनी चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े सवाल हैं वो दूसरे हैं। सवाल एक तो ये है कि आप ये बताइए कि भारत देश जो है बहुत जनसंख्या वाला देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, इतना विशाल देश है कि आप इसके अंदर इसको आप लोकतंत्र नहीं कह सकते, इसको हम भीड़ तंत्र कह सकते हैं। ये भीड़ तंत्र वाला देश है, इसके अंदर जिसकी लाठी उसकी बहस चलती है। सुप्रीम कोर्ट के से आप मालूम कीजिए, हमारे देश के कानूनों का मालूम कीजिए, हमारे देश की जो देश के अंदर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको मालूम कीजिए। 5.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे देश के लोग कानून में विश्वास नहीं रखते। ये कानून में जो विश्वास रखने वाले लोग वहां पर इतने मुकदमे नहीं होते। हमारे 20-20 साल 25-25 30 साल जो है वो मुकदमे चलते रहते हैं, न्याय मिलता नहीं है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अभी आपने देखा होगा 2002 का जो केस था, अभी कल ही जो आया फैसला आया है, बिल्किस बानो वाला केस जो आया है, इतना भयानक केस है। आप ये सोचिए, यानी सरेआम उसका बेइज्जती किया, उसका रेप किया और मर्डर किया, क्या क्या नहीं किया। 7 लोग, और उसके बाद जो है उसको पूरी सजा भी नहीं मिली है, उसको पहले बीच में छोड़ दिया। और वो सरकार बिल्कुल मुंह छुपाए बैठी है, बोल नहीं है, वो जज नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बोले जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। और जो मौजूदा सरकार है उसके अंदर उसके जो समर्थक लोग हैं, जो भीड़ है, उसका भीड़ तंत्र है, वो कह रहा है ये तो गलत किया। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया गलत दिया, वो ये मान रहे हैं, वो ये नहीं मान रहे। तो हमारे देश का जो भीड़ तंत्र है, देखिए एक लुम्पन वर्ग एक हमारे देश में बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल लुम्पन वर्ग जिसके पास है, जिसके पास भीड़ तंत्र है, जिसके पास ताकत है, वो सब कुछ करा लेगा, सब कुछ करा लेगा। आज भी देख, कश्मीर के मामले 370 का मामला था, आपने क्या किया? 370 के मामले में वो स्पष्ट रूप से था उसके अंदर कि वहां की सरकार ही फैसला करेगी कि यहाँ पर क्या लागू हो क्या नहीं हो। हम कश्मीर वाले जो है भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे, ये कश्मीर के लोगों का हक था। अर्थात कश्मीर विधानसभा का जो था उसके बहुमत से फैसला होना चाहिए था। इन्होंने कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया, अपने आप ही भंग कर दिया, और भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पहले 356 लगा दिया और उसके बाद जो है पहले उससे भंग कर दिया, फिर 356 लगा दिया, तो दो काम कर इकट्ठे कर दिए, यूनियन टेरिटरी बना दी एक राज्य को। और ये कितना मतलब आप ये कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ कानून है, कहाँ संविधान है। अब ये मेरा कहने का मतलब है तो जिसका बहुमत है संसद में, नंबर ऑफ मेंबर्स जिसके पास ज्यादा है, चाहे आपने कैसे भी जुटाए हैं, चाहे खरीद के जुटाए हैं, चाहे चुनाव से जुटाए हैं, चाहे कहीं से भी जुटाए हैं, अगर नंबर्स ऑफ मेंबर आपके पास ज़्यादा है तो आप चाहे वो कर सकते हैं। अगर फुल मेजोरिटी है तो आप इमरजेंसी नंबर भी लगा दीजिए देश में। हमारे देश के जो बहुमत है, जो जनता का बहुमत है, वो सिर्फ रोजी रोटी के पीछे ही घूम रही है। आप ये सोचिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो 83 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है 83 करोड़ लोग भोजन जो खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, इसका मतलब उनकी क्रय शक्ति कमजोर है। वो या तो लाडली योजना में बैठे हैं, या उज्ज्वल योजना में बैठे हैं, या बूढ़ा पेंशन में बैठे हैं, या विधवा पेंशन में बैठे हैं, वो EWS की स्कीमों को ढूंढ रहे हैं। मतलब इससे वो बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। यानी ये सिचुएशन इस देश की हो, और ऐसे देश के अंदर
आप ये लोकतंत्र की बात सोच रहे हैं, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र की चेतना ऐसी होगी कि वो जो संविधान के फैसले होते हैं उन पर कोई कमेंट करेगा नहीं करेगा। उसको तो राम मंदिर जैसे मुद्दे जो हैं जो उसकी भूख को शांत कर देते हैं, जो उसकी जो बेरोजगारी को शांत कर देते हैं, जो उसके जो मूल पर मान सम्मान के, न्याय के, स्वास्थ्य, शिक्षा के वो जो मुद्दे हैं गौण कर दिए गए हैं। और वो राम मंदिर के पीछे पागल होके ऐसे घूमता है। तो वो राम मंदिर नहीं है। अभी आप इस देश में इस समय सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो समझिए, सबसे ज्यादा कर्मकांड चल रहा है। आप कलश यात्राएं देखें, भगवत कथाएं देखें, राम कथाएं देखें, और पूरे देश की जो महिलाएं हैं, जो भी थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं भी है, कीर्तन में, भजन में, उसमें आप कहीं भी देख लीजिए, जितने भी तीर्थ स्थल है 365 के 365 दिन, ऐसा एक दिन में नहीं है जिस दिन का इन्होंने जो है इसको भक्ति में नहीं बना दिया है। ये तो पूरा एक प्रायोजन है, एक सोची समझी एक प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है कि पूरा एक राममय कर दिया जाए और जो दूसरे मुद्दे हैं उन मुद्दों को गौण कर दिया जाए। जिस मुद्दों पर सरकार वोट मांगना चाहिए उन मुद्दों को गौण कर दिया जाए। तो अभी उतना एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग बात करते हैं कि देश का क्या होगा। मैं बहुत ही छोटे शब्दों में समझा रहा हूँ, बहुत छोटे शब्दों में। आप इस देश को मान लीजिए एक बस, एक व्हीकल मान लीजिए, एक बड़ा व्हीकल है, चाहे वो रेल का डिब्बा मान लीजिए, चाहे वो बस मान लीजिए। और ये हमारा जो देश है ये एक बस है और इसके अंदर जो बैठे हैं 140 करोड़ लोग बैठे हैं। लेकिन इसका जो ड्राइवर है, यानी वो 140 करोड़ लोग अपनी सीट पे बैठे हैं, उनसे बस नहीं चलने वाली। आपने उसमें पेट्रोल भी डाल दिया फिर भी चलने वाली नहीं है। वो चलेगी कब जब ड्राइवर स्टार्ट करेगा। ड्राइवर कौन है? आप ड्राइवर को पहचानिए, ड्राइवर इस देश का पूंजीपति है। वो ड्राइवर जो है, पूंजीपति जो ड्राइवर है, वो इस देश को जहां चाहे ले जाएगा। देखिए, मसला है ईवीएम। मैं एक बात फिर से दोहराना देना चाहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा ईवीएम हटाओ के नारे से। आपने नारे तब्दीली ला दी है। ये लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है और ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। स्पष्ट पहले उसकी हम व्याख्या कर देना चाह रहे हैं। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इस उपकरण को इस यंत्र को जिस कंट्री ने बनाया वो स्वतः बंद कर दिया। जिस तरह ये मोबाइल है, आपके खाता है ऑनलाइन, आपका पैसा डालते हैं, यहाँ पर्ची मिलता है ना, आपका खाता हैक हो जाता है। पूरे भारत भर में पूरे भारत में जितने थाने हैं उसमें अलग से साइबर क्राइम का एक थाना खोला गया है पूरे जिले में। साइबर क्राइम का तात्पर्य है मोबाइल हैकिंग से, अकाउंट हैकिंग से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो ईवीएम है, इसकी हैक संभव है। हम लोग मोबाइल जले रहते हैं और मैसेज आता है अंबानी का, जियो का, एयरटेल का, आता है ना। इसमें एक अंतर ये है कि ये हमारे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें उस वाईफाई से उसके तार नहीं जुड़े हुए। जब आपका, और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि 100% साउंड प्रूफ है। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी खुले तौर पर ये बात को कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। जब बोलने का अधिकार हमारे छीन लिया जाएगा, चाहे हम नगण्य हो जाएंगे, तो फिर ये संसद में बैठे लोग आवारा हो जाएंगे। और आज उसी के माध्यम से हमारे देश पर खतरा है। जब पूरा देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस एवं जर्मनी जैसे विकसित कंट्री जब इस चीज को हटा दिया, ईवीएम को नकार दिया कि ईवीएम धोखाधड़ी है, तो फिर ये क्यों लड़ाई है? जब 140 करोड़ जनता, भारत की जनता खुले तौर पर ये कह रही है कि भाई हमको ईवीएम से वोट नहीं करना, तो ये बरियारी क्यों थाप रहे हैं? जबरदस्ती क्यों लादा जा रहा है?
और रहा बात ईवीएम की डकैती, ये खुले तौर पर पहले गोली और पिस्तौल के बल पर हमारे बूथ को लूट लिया जाता था, हमारे मतदान को डरा धमका कर अपने पक्ष में कर लिया जाता था। लेकिन आज तरीका दूसरा है। आज तरीका सिर्फ और सिर्फ है कि आपको ईवीएम के माध्यम से आपकी वोट की डकैती हो जा रही है। अभी हाल ही में 5 स्टेटों में जो चुनाव हुई है, मध्य प्रदेश के ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट मिले हम लोग से जो बोले कि मेरे गांव में मेरा वोट प्रतिशत, मेरे पूरे वोट एक विधानसभा में आया है 60,000 और गांव में आया है 30 वोट। जिसकी गांव की आबादी, जिस गांव में 5,000 की आबादी है, उस कैंडिडेट को उसी के गांव में मात्र 30 वोट आता है। तब जाकर हम लोग के बोलने की आवश्यकता पड़ती है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। ये तो प्रमाणित हो गया।